हाँ सी, जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें आपको दे रखा था, एक एलिवेटर दे रखा है, यू आर गिवन एन एलिवेटर, और उसमें एक ब्लॉक बी दे रखा है और उसके ऊपर एक ब्लॉक ए है। ठीक है। अच्छा, इसको ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व किया जा सकता है और क्या कहते हैं, लिफ्ट की फ्रेम से भी सॉल्व किया जा सकता है। तो अगर हम लिफ्ट की फ्रेम से सॉल्व करें, ठीक है, और किसी ब्लॉक का मास दे रखा 1 kg, इसका मास दे रखा 1 kg, ओके, तो मैं लिफ्ट की फ्रेम में जो आदमी बैठा हुआ है, अगर ये आदमी इसके मोशन को देखेगा और सॉल्व करेगा तो क्या देखेगा, इसको रेस्ट पे पाएगा, इसको ये रेस्ट पे पाएगा। तो इस ए ब्लॉक पे लगने वाले फोर्सेस कौन कौन से हैं? तो ऑब्वियसली एक फोर्स तो ए और बी के बीच का जो नॉर्मल है वो ऊपर लग रहा होगा, एक उस पे mg लग रहा होगा इस आदमी के लिए, ये आदमी देख रहा है, ये वाला आदमी जो लिफ्ट के अंदर है, और एक ये देखेगा कि इसका मास m है और एक्सेलरेशन अगर 3 नीचे की तरफ है तो एक सूडो फोर्स ऊपर की तरफ देखेगा। तो there is one pseudo force again here, that is what, mass into acceleration of the lift, सर and इसमें सूडो फोर्स कैसे आएगा? क्योंकि ये एक्सेलरेटेड है ना, ये देखो, ये आदमी अगर जब इस पे इक्वेशन लगाएगा इस ब्लॉक पे, मैं इस आदमी के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, इस आदमी के लिए ब्लॉक रेस्ट पे है, रेस्ट पे है कि नहीं है, पहली बात तो, यस सर। क्योंकि इस आदमी के लिए रेस्ट पे है, ये आदमी देख रहा है तो इसको कौन कौन से फोर्सेस दिखाई देंगे, एक तो यहाँ का नॉर्मल इसके ऊपर, एक इसके नीचे mg, मैं ए ब्लॉक पे लगा रहा हूँ, और एक इस पे सुडो फोर्स ऊपर की तरफ जो ये आदमी देख रहा है, ये आदमी वास्तव में एक फोर्स देख रहा है, सुडो फोर्स। तो वो सुडो फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, मास किसका, जिस ऑब्जेक्ट पे आप सुडो फोर्स देख रहे हो तो इसका मास, और एक्सेलरेशन किसका, तो फ्रेम का, जिस फ्रेम में आदमी बैठा हुआ है, आया आदमी जिस एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है उतना एक्सेलरेशन का एक फोर्स, ये सुडो फोर्स है, ये सुडो फोर्स है। जैसे नॉर्मल एक फोर्स है, mg एक फोर्स है, वैसे ही ये मास और ये एक्सेलरेशन फ्रेम ये सुडो फोर्स है, पर ये रेस्ट है, इसका मतलब जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना ही फोर्स नीचे भी लगेगा। तो n प्लस एफ सुडो इज इक्वल टू mg, so n plus f pseudo is mass into acceleration which is equal to m into g। तो n का वैल्यू कितना आ गया, m का वैल्यू 1 दे रखा आपको, तो ये 1 है, ये 3 है, सॉरी प्लस, और ये 1 है और ये 10 है, जो भी है 10 लो या 9.8, क्या आंसर में क्या किस हिसाब से दे रखा, तो 10 ले लो, तो n का वैल्यू कितना आ गया, 7 न्यूटन। बोलो क्लियर है? यहाँ पे जो नॉर्मल लग रहा है उसका वैल्यू 7 न्यूटन है। इज इट क्लियर और नॉट? सर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा, पार्टिकल को ऐसे फेंका गया, एक को क्यू को और दूसरे को ऐसे फेंका गया, और दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी पूछे, तो इसमें क्या है, तो बहुत सिंपल है, इस पी के दो कंपोनेंट कर लो, तो इसकी वेलोसिटी के 20 के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, तो इधर कंपोनेंट आ जाएगा एक, क्या आ जाएगा, 20 cos 60, लेट्स से आई कैप, इधर कंपोनेंट आ जाएगा 20 sin 60 जे कैप। अच्छा, ये कितना है 20√2, तो ये 45 डिग्री का, तो इधर कंपोनेंट इसका इस तरफ आएगा, नेगेटिव आई कैप, माइनस आई कैप में आएगा, क्योंकि अगर हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट ऐसे मान लें, वाई कोऑर्डिनेट या एक्स कोऑर्डिनेट, तो इधर आ जाएगा 20√2 cos 45, और एक कंपोनेंट इसका ऊपर जाएगा, दैट इज व्हाट 20√2 sin 45, एंड दैट इज व्हाट जे कैप। तो हमें वेलोसिटी ऑफ पी मिल गया, that is 20 cos 60 I cap plus 20 sin 60 j cap, and velocity of q मिल गया 20√2 cos 45 minus I cap, so minus आ गए, and 20√2 sin 45 j cap। अब आपको वेलोसिटी ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू q निकालना है,
तो निकाल लो, उसमें क्या है, वेलोसिटी ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ q, और the velocity of p related to q at the instant when motion of p is horizontal. अच्छा, तो ये क्या आएगा इसका आंसर, वेलोसिटी ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू q, वेलोसिटी ऑफ p माइनस विद रिस्पेक्ट वेलोसिटी ऑफ q, ये निकाल लो इसका नाम। ये समझ में आया क्या? तो अच्छा, आल्सो द थिंग इज दैट दोनों ग्रेविटी में, तो इस पे भी जी नीचे लग रहा है और इस पे भी जी नीचे लग रहा है, तो आप ऐसा कह सकते हो कि एक्सेलरेशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू q विल बी व्हाट, एक्सेलरेशन ऑफ p माइनस एक्सेलरेशन ऑफ q, और दोनों पे जो g है वो माइनस जे कैप है, तो ये भी माइनस जे कैप और ये भी माइनस जे कैप, तो कितना हो जाएगा एक्सेलरेशन, 0। तो किसी भी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट, वेलोसिटी ऑफ p, अगर आप ये v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगाओगे इन दोनों पे, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, अगर रिलेटिव निकालोगे, वेलोसिटी ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू q इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू q प्लस एक्सेलरेशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू q इनटू टाइम, बट दिस एक्सेलरेशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू q इज जीरो, एट एनी इंस्टेंट इट इज जीरो, क्योंकि दोनों ग्रेविटी में, तो अगर दोनों ग्रेविटी में है तो वेलोसिटी ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू q जो होगी वो हर इंस्टेंट पे इनिशियल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू q के बराबर ही होगी, इसका मतलब किसी भी इंस्टेंट पे ये वैल्यू, आवाज नहीं आ रही आपकी मुझे, मेरी आवाज आ रही? चलिए सर बोलो। सर वेटिंग में है ये लोग, एंटर करो ना उन्हें। सबको एंटर कर दिया है, I have entered all the candidates. चलिए, तो ये समझ में आ गया सवाल? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ 2 kg का ब्लॉक है और यहाँ पे है 4 kg का ब्लॉक, यहाँ पे एक 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और यहाँ पे 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और ये जो सरफेस दे रखी है स्मूथ दे रखी है, स्मूथ सरफेस है। अभी ये दे रखा है द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन द टू ब्लॉक्स, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन कौन सा लग रहा है वो निकल रहा है, इनके बीच में फ्रिक्शन कितना लग रहा है, तो पहले तो मान लो कि दोनों साथ चल रहे हैं, ऑलवेज अज्यूम दोनों साथ चल रहे हैं, नहीं चल रहे होंगे तो कोई बात नहीं, वो हम इनवैलिड कर देंगे केस, पर स्टार्ट में मान लो लेट अज्यूम बोथ आर मूविंग टुगेदर, तो किस तरफ साथ चलेंगे, लेफ्ट में कि राइट में? लेफ्ट में। लेफ्ट में, क्योंकि लेफ्ट में फोर्स ज्यादा है, तो लेफ्ट में साथ चलेंगे, कितने फोर्स से साथ चलेंगे, लेफ्ट में नेट फोर्स कितना लग रहा होगा, 18 न्यूटन, है ना, तो अगर दोनों लेफ्ट में चल रहे हैं तो इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन भी है और इसका एक्सेलरेशन भी है, तो अगर दोनों का अगर साथ में एक्सेलरेशन है मतलब आप कंबाइन पे इक्वेशन लगा सकते हो, तो कंबाइन पे अगर मैं इक्वेशन लगाऊं एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो नेट फोर्स कितना होगा कंबाइन पे, 20 इस तरफ और 2 इस तरफ, तो नेट फोर्स कितना होगा, 18, लेफ्ट डायरेक्शन में इस तरफ, मास कंबाइन का कितना, 2 और 4 6, और एक्सेलरेशन है, तो इधर से ए आ गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी चेक करो कि क्या 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से लेफ्ट में चल सकते हैं दोनों, तो मैं ऊपर वाले ब्लॉक को उठाता हूं 2 kg, अभी चेकिंग चल रही है। अच्छा, अगर 2 kg लेफ्ट में चलेगा तो किसके कारण चलेगा, क्योंकि राइट में तो 2 न्यूटन लग रहा है और 2 kg भी लेफ्ट में चल रहा है, मतलब कौन चला रहा होगा, फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना, तो स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ लग रहा होगा और 2 न्यूटन इस तरफ लग रहा होगा, हम खाली 2 kg के ब्लॉक की बात कर रहे हैं, और एक्सेलरेशन है, अभी चेक कर लो कि यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कितना है, तो इसको 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चलने के लिए कितने स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा यहाँ पे, बोले चेक करो, तो इस पे इक्वेशन लगाएंगे एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन,
दैट इज नथिंग बट fs -2, क्योंकि इस तरफ fs है और इस तरफ है 2, तो माइनस कर दो उसको, तो इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो इसका मास है 2 और एक्सेलरेशन है 3, तो 2 इंटू 3, तो fs का वैल्यू आ गया 6 और 8 न्यूटन का। ये समझ में आया 8 कैसे आया? 2 3 जा 6 और प्लस 2 8, तो 8 न्यूटन का फ्रिक्शन यहाँ लगेगा। अभी देख लो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, कितना दे रखा मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे इस 2 kg के ब्लॉक पे जो मैक्सिमम fs है वो कितना है यहाँ पे, बताओ कितना है? 10 न्यूटन। देखो नॉर्मल ऊपर लग रहा है, mg नीचे लग रहा है 20, है ना, तो दैट इज म्यू इनटू n, तो म्यू का वैल्यू है 0.5 दे रखा है क्वेश्चन में, और ये 20 है, तो फ्रिक्शन कितना दे रहा है मैक्सिमम वैल्यू? 10 न्यूटन। ओके 10 न्यूटन है, तो क्या 8 न्यूटन अवेलेबल हो जाएगा साथ चलने के लिए? यस यस सर। है ना, क्योंकि हमारे पास जो फेविकॉल है वो 10 न्यूटन का है और हमें खाली 8 न्यूटन चाहिए 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से साथ चलने के लिए, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से साथ चलने के लिए हमको खाली कितना चाहिए? तो हमने जो अज्यूम किया था कि दोनों ब्लॉक साथ चल रहे हैं वो करेक्ट है, हमारा वैलिड अजम्पशन है, और अजम्पशन इज वैलिड। अगर मान लो fs मैक्सिमम निकल के आता, मान लो यहाँ पे 7 आता, तो क्या हमारा अजम्पशन करेक्ट होता? नहीं होता। फ्रिक्शन जो मैक्सिमम फेविकॉल है वो 7 है और हमें 8 चाहिए, तो क्या ये साथ चलते? नो सर। नहीं चलते। तो फिर हम क्या करते, ऊपर वाले के लिए अलग एक्सेलरेशन मानते हैं, नीचे वाले का अलग एक्सेलरेशन मानते हैं, ऊपर वाले का फ्री बॉडी डायग्राम अलग बनाते हैं, नीचे वाले का अलग बनाते हैं, और फिर सॉल्व करते हैं। तो चलिए वो तो बाद में करेंगे, अभी क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसको सॉल्व करते हैं। Question number 4 है, particle is projected with speed u at an angle alpha with horizontal to pass over a tower of height h। अच्छा, तो यहां से एक पार्टिकल को u स्पीड से फेंका गया है अल्फा एंगल पे, और एक टावर को क्रॉस करना है जिसकी हाइट h है। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉसिबल टाइम टेकन टू पास ओवर द टावर। अच्छा, ये पावर को मतलब ये टावर को 2 टाइम पे क्रॉस करेगा, ऐसा ऐसा दे रखा है। इसका मतलब ये है कि ये जो टावर है, द टावर इज नॉट एट मैक्सिमम हाइट। क्यों, मैंने ऐसा क्यों कहा कि इज नॉट एट मैक्सिमम हाइट? क्योंकि क्वेश्चन कहता है कि 2 बार टावर को क्रॉस करेगा, इसका मतलब टावर कहीं बीच में होना चाहिए। टावर की हाइट यहां कहीं होगी बीच में, तो एक बार तो जाते समय t1 समय पे क्रॉस करेगा और एक बार वापस नीचे उतरते समय t2 समय पे क्रॉस करेगा। फिर टावर की हाइट को 2 बार क्रॉस करने वाला। बोलो बात क्लियर है? तो अब बड़ा सिंपल, मान लो इक्वेशन लगानी है वर्टिकल में, वर्टिकल में इसके 2 कंपोनेंट कर लो, एक हो जाएगा u cos अल्फा और दूसरा कंपोनेंट यहाँ पे हो जाने वाला u sin अल्फा। ठीक है, वर्टिकल में अगर मैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर लगाऊं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, क्योंकि मुझे वर्टिकल हाइट में जाना है, तो वर्टिकल हाइट h है, u initial in vertical is u sin alpha, so I will put it is u sin alpha into t, and g is negative, so it will be taken as minus g, so it is plus half minus gt square। if you see this equation, तो यहां पे t में क्वाड्रेटिक बनेगी, तो t में क्वाड्रेटिक बनेगी, ये t में क्वाड्रेटिक बन रही है, दिख रही है सबको? कैसे सॉल्व कैसे करोगे इसको? ये सॉल्व हो जाएगा 2h, 2 का एलसीएम ले लेता हूं मैं, तो ये आ जाएगा 2u sin अल्फा इंटू टी माइनस जी टी स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूं, टी स्क्वायर को इस तरफ ले आता हूं, तो जी टी स्क्वायर माइनस 2u sin अल्फा टी प्लस 2h इज इक्वल टू 0, एंड यू सी दैट दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टी। अब t के 2 रूट होंगे, जैसे आपके पास ऐसी इक्वेशन होती है ना, ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो x1 प्लस x2 और x1 इंटू x2 दो चीजें होती हैं। तो x1 प्लस x2 का वैल्यू क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। x1 इंटू x2 क्या होता है? सी बाय। ये पता है कि नहीं पता? डू यू नो दिस? Yes. तो अगर ये पता है तो यहाँ पे t1 इंटू t2 किसके बराबर है? 2h बाई जी के बराबर। देखो यहाँ पे दो चीजें होंगी, एक तो आएगा t1 प्लस t2। t1 प्लस t2 क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो होता है माइनस ऑफ, तो ये माइनस कितना? -2u साइन अल्फा बाई जी आ जाएगा, क्योंकि b बाय ए होता है और b का वैल्यू पूरा ये है, दिस होल वैल्यू इज ऑफ b, सो -2u एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ a, तो डिवाइड बाय, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2u साइन अल्फा बाई जी। पर ये क्वेश्चन ने नहीं पूछा, क्वेश्चन ने पूछा है टाइम का प्रोडक्ट क्या होगा, t1 t2, दैट इज c बाय, तो c का वैल्यू 2a है, 2h है, और a का वैल्यू g है, तो 2h बाय g, सो दिस इज द आंसर, t1 into t2 is equal to 2h by g। बोलो क्लियर? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको दे रखा है A particle of mass m is subjected to the force, फोर्स आपको दे रखा है, और तो अगर फोर्स दे रखा है तो इससे क्या निकाल सकते हो आप? मास m भी दे रखा है। देखो इसको हम सॉल्व करते हैं अच्छे से, cos t i कैप प्लस f नॉट sin t j कैप। अगर इसको मैं मास से डिवाइड कर दूं तो क्या निकल जाएगा? आवाज नहीं आ रही साफ? चैट बॉक्स में लिख दो अगर आपको लिखना है तो, क्योंकि आई कैन नॉट हियर यू प्रॉपरली। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। मेरी आवाज आ रही है? कैन यू लिसन टू मी? Yes, sir. Yes, sir. ओके। चलिए ठीक है। और मैं आपकी कॉपियां चेक कर रहा था तो आपके बैच ने मतलब काफी अच्छा परफॉर्म किया है, मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों ने कुछ लिखा है। अभी हालांकि कुछ बाकी है चेक करना, पर मैंने कुछ चेक की थी तो मुझे अच्छा रिस्पॉन्स लगा बच्चों को। तो उनको किस तरह से लिखना चाहिए ये भी पता है आपको, मतलब दैट इज अ गुड थिंग that you know how to answer a question properly while in subjective paper, so that's good। चलिए ठीक है, a is equal to f by m is equal to f naught by m cos t I cap plus f naught sin t by m into j cap। ओके, हमको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, कैसे निकाले काइनेटिक एनर्जी? ये क्वेश्चन दे रखा है कि t is equal to 0 पे पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है, सो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलेगी? सी, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर होती है। मास दे रखा, अगर मैं वेलोसिटी कहीं से निकाल लूं उसका स्क्वायर कर लूंगा तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। वेलोसिटी कैसे निकलेगी? एक्सेलरेशन से। बड़ा आसान है, इसको मैं लिख सकता हूं dv बाई dt। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? और यहां से मैं dt को इस तरफ ले जाऊंगा तो यू जस्ट हैव टू इंटीग्रेट इट, इसको इंटीग्रेट करना है, dt यहां भी आएगा और dt यहां भी आने वाला है। When you integrate both the sides, इधर इधर और इधर, बताओ t is equal to 0 पे वेलोसिटी 0 है, ठीक है? t is equal to t पे जो वेलोसिटी v होगी, यहाँ भी 0 और यहाँ भी t। ये इंटीग्रेट हो जाएगा क्या? क्या आएगा इंटीग्रेशन इसका? यहाँ तो v आ जाने वाला, यहाँ पे f नॉट बाय m कॉमन आ जाएगा, cos t का इंटीग्रेशन क्या होगा? Minus sign. माइनस साइन t, 0 to t एंड i क्या प्लस f नॉट बाय m
साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? cos t 0 to m and that is jk. अच्छा, अब हमको इंटीग्रेशन में वैल्यूज पुट कर देनी है, माइनस बाहर ले लेंगे तो sin t माइनस sin 0 विच इज इक्वल टू 0 होंगे, क्योंकि sin 0 0 होता है, तो यह sin t आ गया प्लस इंटू आई कैप प्लस f नॉट बाय m, ये सॉरी t है ना ऊपर, cos t की जगह मैं t रखूंगा तो cos t और cos 0 1 होता है, तो माइनस 1 इंटू jk। ये बोलो बात समझ में आ रही है क्या? v का वैल्यू कैसे निकला? एंड जब v का वैल्यू निकल गया है तो आपको v का मैग्नीट्यूड निकालना है, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी के स्क्वायर में आप मैग्नीट्यूड रखोगे तो आएगा अंडर रूट f नॉट बाय m sin t का स्क्वायर प्लस f नॉट बाय m cos t माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये थोड़ा सा लंबा सवाल हो गया, पर सवाल करना है। सर बोलो। सर एक्चुअली cos t का इंटीग्रेशन sin t नहीं होता, नहीं बेटा, cos t का सर sin डिफरेंशिएशन थीटा sin t होता है। sin सर t का माइनस cos t। माइनस cos t होता है ना, और cos सॉरी t का सॉरी सॉरी, अरे गड़बड़ कर दिया मैंने, गड़बड़ कर दिया। चलिए ठीक है, एक्चुअली sin t का माइनस cos t होता है, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस आएगा। ठीक है, किसने बोला था तो मैंने भी वही लिख दिया, मैंने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया। cos t का डिफरेंशिएशन माइनस sin t होता है, बट द इंटीग्रेशन ऑफ cos t इज प्लस sin t। ठीक है, चलिए तो कर देना, तो ये प्लस और इधर भी प्लस का f नॉट बाय m cos t माइनस 1 का होल स्क्वायर। हालांकि ये होल स्क्वायर खोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे v स्क्वायर लगेगा, जैसे ही इस पे स्क्वायर लगाओगे यहाँ से रूट हट जाएगा। बोलो बात क्लियर है? और ये वैल्यू यहाँ पे सीधे रख देना आप, तो आपके पास हाफ एम बी स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? सॉल्व करूं क्या इसको मैं? नहीं। कर लोगे? हाँ सर। चलो मैं यस सर। एक बार मैं कर लेता हूँ फिर भी, कि जब कर ही रहे हैं तो कर लेने में फायदा है, क्योंकि अगर कुछ गड़बड़ हुई तो पता पड़ जाएगा क्या गड़बड़ हो रही है। चलिए तो इसका स्क्वायर करेंगे तो वी गेट दिस स्क्वायर हियर, लाइक v स्क्वायर इज इक्वल टू f नॉट बाय m sin t होल स्क्वायर प्लस f नॉट बाय m cos t माइनस 1 और इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये f नॉट बाय m का होल स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा और इधर आ जाएगा sin स्क्वायर t प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो आएगा cos स्क्वायर t प्लस 1 माइनस 2 cos t, है ना? तो ये भी 1 हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा टोटल में। आई एम जस्ट कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ t स्क्वायर। तो ये आ जाएगा f नॉट बाय m होल स्क्वायर एंड दैट इज 2 माइनस 2 cos t। अब इसमें से 2 बाहर आ जाएगा तो आएगा 2 बाय f नॉट बाय m होल स्क्वायर और ये आएगा 1 माइनस cos t। ये आ गया v स्क्वायर का वैल्यू। इस v स्क्वायर का वैल्यू को यहाँ हाफ m से मल्टीप्लाई कर दोगे आप, एज यू मल्टीप्लाई इट विथ हाफ m से मल्टीप्लाई करोगे, हाफ m से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 2 को मार देगा और ये एक m को उड़ा देगा, तो यहाँ ऊपर f नॉट स्क्वायर और नीचे खाली m बचेगा। तो ये आएगा आंसर। कौन सा आंसर है इसका? पेपर है आपके पास? बी ऑप्शन, ऑप्शन बी। बी विल बी द आंसर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सी क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक गाड़ी दे रखी है। सी आपको कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए कि हम कुछ कर पाएंगे, ऐसे सवाल आएंगे। ऐसा लगता है कर पाओगे? और यहाँ पे ब्लॉक रखा हुआ है, कर लोगे? देखो प्रैक्टिस की जरूरत है, व्हेन यू डू मोर प्रैक्टिस तो आपको अपने आप समझ में आने लगेगा क्या करना है। यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट दे रखा है 0.4 एंड द नेक्स्ट इज 0.4 एंड काइनेटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट है वो 0.3 दे रखा है। ओके, क्वेश्चन क्या कहता है कि ब्लॉक का मास 1 kg है और रफ सरफेस पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन से द नेट वर्क बाय फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक रिलेटेड टू द ग्राउंड इन फर्स्ट 4 सेकंड।
ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। ओके, तो क्या ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये ब्लॉक मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस कर रहे हैं। मूव कर रहा है ना? तो बस यस ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर ब्लॉक मूव कर रहा है तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितने एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है? उसी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है जिस एक्सेलरेशन से ये गाड़ी चल रही है, यस है ना? तो कितना यस सर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? हाफ ए टी स्क्वायर। इस आदमी को ये ब्लॉक थोड़ी समय में यहाँ पे दिखाई देगा, क्यों? क्योंकि गाड़ी वहां पे दिखाई देगी। इसका मतलब इस आदमी के लिए इस ब्लॉक ने मूवमेंट किया। हमको रिलेटिव टू ग्राउंड पूछा था। अगर रिलेटिव टू यहाँ पूछा होता, इसके रेस्पेक्ट में पूछा होता तो बात अलग होती, तो वो भी देख लेंगे। पर अभी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इतना डिस्प्लेसमेंट किया, और इस ब्लॉक को अगर ये आदमी क्या देख रहा है? एक्सेलरेशन देख रहा है कि नहीं देख रहा है? देख रहा है। तो एक्सेलरेशन देख रहा है, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन ये आदमी देख रहा है। तो अगर ये ब्लॉक एक्सेलरेट हो रहा है, पर ये तो कौन सी फ्रेम है? इनर्शियल फ्रेम है। इनर्शियल फ्रेम में सुडो फोर्स तो लगता नहीं है। तो अगर एक्सेलरेशन है मतलब कोई रियल फोर्स होगा। रियल फोर्स कौन सा है यहाँ पे जो इसको एक्सेलरेट करा रहा है? फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन। यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा जो कि इसको एक्सेलरेट करा रहा है। तो इस स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कितना? स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू उतना है जितना इसका मास। देखो, या तो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा या काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, लेकिन यहाँ पे देख लो अभी स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना है? कैन यू चेक व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन? म्यू इनटू एन, दैट इज 0.4 इंटू एन का वैल्यू कितना? एन ऊपर है और नीचे लग रहा है 10 न्यूटन, तो नॉर्मल फोर्स है 10, तो कितना है स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू? 4। अच्छा, यहाँ पे अगर ये 2 मीटर पर सेकंड से चले, ये वाला ब्लॉक भी इसके साथ, इस गाड़ी के साथ, अगर ये ब्लॉक इस गाड़ी के साथ ही 2 मीटर पर सेकंड से चले, तो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कितना चाहिए उसको? कितना फेविकोल की जरूरत है? बोलो। अरे समझ में आ रहा है क्या? मास्टर क्या चिल्ला रहा है? तो 4 न्यूटन। नहीं बेटा, 4 न्यूटन की जरूरत नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये ब्लॉक, अंदर वाला ब्लॉक भी अगर इसी के साथ चले, अगर दोनों साथ चले, मतलब ये भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रहा है और ये भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से अगर चल रहा है, तो इसको कितने फोर्स की जरूरत है? मास इंटू एक्सेलरेशन। हाँ, मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट्स इट। तो अगर इसको आगे की तरफ फोर्स की जरूरत है जो कि ऑलरेडी फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा होगा, तो इस फ्रिक्शन की जो रिक्वायरमेंट है, मैं कह रहा हूं कितनी जरूरत है फ्रिक्शन की, ये हम चेक कर रहे हैं। इसको 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चलाने के लिए एक केजी को कितनी फ्रिक्शन की रिक्वायर्ड है? मास इंटू एक्सेलरेशन, मास 1 है और 2, तो आ जाएगा 2 न्यूटन की जरूरत है। और हमारे पास मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना पड़ा हुआ है यहाँ पे? 4। तो क्या ये 2 न्यूटन लग जाएगा यहाँ पे और ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से साथ चल जाएगा कि नहीं चलेगा? ये साथ चल जाएगा, और साथ चलेगा तो कितना फ्रिक्शन लगेगा? पूरा 4 न्यूटन नहीं लगेगा, 2 न्यूटन लगेगा। मान लो ऐसा होता कि अगर इसकी वैल्यू, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 1 होती, तो क्या ये साथ चलता? नो सर। अगर यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 1 होती और रिक्वायरमेंट होती 2 की, तो साथ नहीं चलता। फिर यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन लगता? काइनेटिक फ्रिक्शन लगता। काइनेटिक फ्रिक्शन। वो काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है, वो अलग बात होती। पर अभी फिलहाल क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 4 है और हमको इस गाड़ी के साथ चलने के लिए खाली कितने फ्रिक्शन की जरूरत है? हमको जो जरूरत है वो 2 न्यूटन की जरूरत है। तो हमारे पास यहाँ स्टैटिक फ्रिक्शन 2 न्यूटन लग रहा है। तो वो आदमी जो ग्राउंड पे खड़ा खड़ा कैलकुलेशन कर रहा था, उसको ऐसा दिख रहा है कि ये चल 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से रहा है, तो उसने कैलकुलेट किया कितना, 2 एक्सेलरेशन रखा और टाइम का वैल्यू 4 रखा, तो उसने डिस्प्लेसमेंट निकाला 16 मीटर का। अच्छा, उसने देखा कि कौन सा फोर्स लग रहा है, तो उसने देखा कि ये स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है 2 न्यूटन का, उसके लिए 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, क्योंकि इतना एक्सेलरेशन से चलने के लिए खाली 2 न्यूटन की जरूरत है, जो कि 4 से कम है। कोई बात नहीं। तो फोर्स कितना लगा? तो फोर्स लगा 2 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 16 मीटर। तो वर्क डन कितना हुआ? 32। स्टैटिक फ्रिक्शन 2 न्यूटन का लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 16 मीटर का,
तो वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन इन ग्राउंड फ्रेम। ये समझ में आ रहा है सवाल? ग्राउंड फ्रेम में जो वर्क डन होगा वो होगा 2 × 16 विच इज इक्वल टू 32 जूल। इतना वर्क डन होगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ये क्लियर है? यस सर। सी क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें आपको दे रखा है पार्टिकल एक कर्वीलिनियर पाथ में चल रहा है, मतलब किसी कर्व पाथ में चल रहा है। या तो ऐसा कर्व पाथ होगा या ऐसा पाथ होगा, जैसा भी पाथ होगा, बट द वेलोसिटी इज गिवन लाइक 2t I cap plus t squared j cap. Okay, where t is the second and t at t is equal to 1 second tangential acceleration of the particle. पार्टिकल का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालो। at क्या होता है? बड़ा सिंपल है। देखो, अगर पार्टिकल कर्वीलिनियर पाथ में चल रहा है, कैसे निकालोगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन? सी अगर मैं dv by dt करूं तो क्या निकलता है? If I do dv by dt, what will I get? Acceleration. हाँ, कौन सा एक्सेलरेशन? देखो, ये वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2t। ओके, एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड अगर पुट करेंगे तो, सॉरी ये आई कैप भी तो है, आई कैप और ये जे कैप। तो एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट आया, एक तो आया x, मेरे 2-3 आंसर आए थे इसलिए। सर इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन चेंज तो हो रहा है। कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो मृणाली? सर यही क्वेश्चन। ओके, तो आपका आंसर क्या आया था? इसका आंसर है, वैसे इसका आंसर डी दे रखा है देने वाले ने। हाँ ऑप्शन में डी है आंसर। सी देखते हैं, देखो क्या होता है, लेट्स सी। इसका अच्छा सवाल है। देखो, अगर पार्टिकल कभी भी कर्वीलिनियर पाथ में चलेगा तो ये इसकी वेलोसिटी होगी अलोंग द कर्वीलिनियर पाथ। इसके दो एक्सेलरेशन हो सकते हैं, एक तो या तो टेंजेंशियल होगा, टेंजेंशियल वेलोसिटी के अलोंग होता है। सो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अलोंग होता है, और एक एक्सेलरेशन होगा परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। इसको बोलते हैं रेडियल एक्सेलरेशन। बोलो क्लियर है? या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये बात समझ में आती है आपको? यस सर। देखो, अगर मैंने इसका dv by dt निकाल लिया, यहाँ 2i कैप और यहाँ 2t जगह हो गया, t स्क्वायर का 2t हो जाएगा, तो ये दो कंपोनेंट जो निकले वो तो ax निकले। एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन इज 2 एंड एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन इज 2t। तो ये कोई टेंजेंशियल और रेडियल नहीं निकले, ये तो इस तरह से निकले हैं कि अगर आपने x कंपोनेंट ऐसा माना है, y कंपोनेंट ऐसा माना है, तो इस डायरेक्शन में इस टोटल 2 है और इस डायरेक्शन में टोटल 2t है। ये इस तरह से निकला। लेकिन हमको वेलोसिटी के अलोंग चाहिए, तो एक बात क्लियर है कि वेलोसिटी और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में एंगल कितना होता है? थीटा 0 होता है कि नहीं होता है? तो बोलो क्लियर है? यस सर। वेलोसिटी और रेडियल के बीच में थीटा कितना होता है? यस सर। 90 डिग्री होता है। तो अगर मैं t.v करूंगा तो क्या आना चाहिए मेरे पास? या एक काम करूं, मान लो इसका नेट एक्सेलरेशन कुछ है किसी डायरेक्शन में से। देखो, ये भी अच्छा तरीका है। मान लो ऐसा पाथ है और ये v वेलोसिटी से ऐसे जा रहा है, हमको टेंजेंशियल इधर और रेडियल इसके परपेंडिकुलर ऐसे होगा। मान लो इसका नेट एक्सेलरेशन एक इस तरफ है, ये नेट, और वो हमने नेट यहाँ निकाल चुके हैं। ये नेट एक्सेलरेशन निकलेगा, ये टेंजेंशियल और ऐसे नहीं निकला है, ये नेट निकला है। तो मान लो ये एंगल थीटा है, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा। तो इसका कौन सा कंपोनेंट है जो आपको 80 देगा? इसका a cos थीटा ही तो 80 होगा।
होगा कि नहीं होगा? बोलो क्लियर है? और ए साइन थीटा क्या होगा? रेडियल, रेडियल होगा ए साइन थीटा। तो हमको कुल मिलाकर के ए cos थीटा निकालना, तो ए cos थीटा कैसे निकालना? एक काम करें, ये ए क्या है, जो नेट एक्सेलरेशन ये वाला है। तो अगर मैं ए डॉट वी कर दूं फॉर एग्जांपल, तो मेरे पास आएगा ए वी cos थीटा। तो मैं ए डॉट वी डिवाइडेड बाय ए अगर कर दूं, तो सॉरी डिवाइडेड बाय वी कर दूं, तो ये आ जाएगा ए cos थीटा। तो ये जो कंपोनेंट बचा है कौन सा है? टेंजेंशियल कंपोनेंट। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वाला। ये समझ में आया क्या किया यहाँ पर? यस सर। तो हमको क्या करना है, एक प्रोजेक्शन लेना है। आपने ऐसा सवाल भी आया था, इसका प्रोजेक्शन निकालो रिटर्न में, तो कई बच्चों ने सही किया है और लगभग सभी बच्चों ने सही किया है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि इस ए का वी के अलोंग जो प्रोजेक्शन होगा वो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा। तो उसका वैल्यू होगा ए डॉट वी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वी। दिस वी इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ वी। ए डॉट वी निकाल लो। ए डॉट वी कैसे निकालोगे? इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके देखो क्या आता है इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। 2i कैप प्लस j कैप डिवाइड बाय रूट 5। नहीं At नहीं, t डॉट तो आएगा ही नहीं। आई तो आई जे कहाँ आएगा इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट में? ओ टी हार डॉट ये क्या हो जाएगा? 2t डॉट 2 4t प्लस प्लस सर डॉट प्रोडक्ट वाला वापस बताओ ना। क्या ये चीज, ये वाला के डॉट प्रोडक्ट करके? नहीं सर, उसके बाद डॉट प्रोडक्ट कैसे उसके किया? बाद वही ना, क्या? v जो है हमारे पास है 2t आई कैप प्लस टी स्क्वायर जे कैप, ये v है। और a जो है हमारे पास है 2i कैप प्लस 2t जे कैप। अच्छा, अगर आपके पास दो वेक्टर हो, ए आई कैप प्लस बी जे कैप, ऐसा कोई वेक्टर हो ए वेक्टर और कोई बी वेक्टर हो सी आई कैप प्लस डी जे कैप, तो आपसे पूछा जाए बताओ ए डॉट बी क्या होगा? तो क्या होगा? ए का सी के साथ प्रोडक्ट करोगे तो ए इंटू सी होगा, और ए का डी के साथ करोगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि आई डॉट जे में एंगल 90 होता है। यस। ठीक है, क्लियर? प्लस बी का सी के साथ करोगे तो क्या आएगा? ये 0 आ जाएगा, क्योंकि जे डॉट आई भी 0 हो जाएगा। फिर बी का डी के साथ होगा इंटू बी डी होगा, तो ये ए डॉट बी का वैल्यू ये आएगा। ये समझ में आ रहा है क्या? यस और नो? नहीं आया तो मैं इसको एक बार और समझा सकता हूँ। सर बताओ एक बार वापस प्लीज। चलो मैं फिर से बता देता हूँ, लेट्स सी। ये नहीं हाँ हाँ, टेंजेंशियल निकला और वो ए sin थीटा cos थीटा। अच्छा ये वाला, चलो चलो ये बता देते हैं। देखो ऐसा हुआ, फिर से लेट्स डू इट अगेन। मान लो पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है और इसकी वेलोसिटी भी है, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी के अलोंग होता है, ये बात क्लियर है। रेडियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, ये बात भी क्लियर है। और नेट एक्सेलरेशन अगर टेंजेंशियल ऐसे है और रेडियल ऐसे है, तो जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो तो इन दोनों का सम होगा ना। नेट एक्सेलरेशन तो इस तरफ होगा कि नहीं होगा? तो ये आया नेट एक्सेलरेशन। अब मान लो नेट एक्सेलरेशन यहाँ थीटा एंगल बना रहा है, तो नेट एक्सेलरेशन का कौन सा कंपोनेंट 80 देगा और कौन सा कंपोनेंट AR देगा? तो इसका a cos थीटा जो होगा वही तो 80 होगा। समझ में आ रहा है क्या? इसका a cos थीटा करोगे और AR क्या होगा? AR होगा इस नेट एक्सेलरेशन का a sin थीटा होगा। क्लियर? नहीं समझ में आया? यस सर। अरे इस नेट के दो कंपोनेंट करोगे ना, किसी भी वेक्टर के, मान लो ये वेक्टर है, ये थीटा एंगल पे है, तो इसका क्या कंपोनेंट होगा? ये वाला, ये cos थीटा होगा कि नहीं होगा? और ये कंपोनेंट क्या होगा? ये sin थीटा होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पर भी तो वही किया है, ये कंपोनेंट a cos थीटा ये वाला, और ये कंपोनेंट परपेंडिकुलर a sin थीटा। तो लेकिन ये वेलोसिटी के अलोंग है, वेलोसिटी के अलोंग कंपोनेंट को टेंजेंशियल बोलते हैं, और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर को रेडियल बोलते हैं या सेंट्रीपिटल बोलते हैं। तो वो जो भी बोलते हैं वो AR लिख दिया। अभी हमारे पास v दे रखा था, v क्या दे रखा था?
v दे रखा था हमारे पास, क्वेश्चन ने कुछ तो दे रखा था 2ti कैप प्लस टी स्क्वायर जगह 2ti कैप प्लस टी स्क्वायर जगह हमको dv बाय dt निकालेंगे तो एक्सेलरेशन निकलेगा। हालांकि वो नेट एक्सेलरेशन मतलब ये वाला निकलेगा, ये वाला नेट निकलेगा, तो आएगा 2i कैप प्लस 2tj कैप, ये निकला, तो ये a निकल गया। अभी मुझे अगर a cos थीटा निकालना है तो a cos थीटा कैसे निकाल, तो एक काम करूं, क्योंकि मुझे b पता है a पता है, तो अगर मैं a डॉट v कर दूं तो क्या होगा, यहां से a v और cos थीटा निकलेगा, और मुझे क्योंकि a का मैग्नीट्यूड पता है, v का भी मैग्नीट्यूड पता है, मैं v से डिवाइड कर दूं, दोनों तरफ v से डिवाइड कर दिया, तो ये v कैंसिल, ये cos थीटा, तो ये मेरा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है। बोलो समझ में आया क्या? तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का वैल्यू आएगा a डॉट v डिवाइड बाय v। अच्छा, तो यहां से जो v है, v का मैग्नीट्यूड कितना, तो वो तो निकालना पड़ेगा अंडर रूट करके, अंडर रूट 2t स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर पे भी होल स्क्वायर। खैर ये v का मैग्नीट्यूड है, और a का मैग्नीट्यूड कितना है, a का मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी क्या, हालांकि a के मैग्नीट्यूड की जरूरत नहीं पड़ेगी, v के मैग्नीट्यूड की पड़ेगी, a डॉट v तो हम a डॉट v करके निकाल लेंगे, तो a के मैग्नीट्यूड की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। चलिए, तो क्या बात हुई, बात ये हुई, हालांकि और t का वैल्यू भी दे रखा है क्वेश्चन में, t का वैल्यू कितना दे रखा है क्वेश्चन में, t का वैल्यू दे रखा है 1 सेकंड, t इज गिवन 1 सेकंड, तो बाद में पुट कर देंगे, यहाँ 1 पुट करोगे तो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर तो 2 और 1 का स्क्वायर तो 1, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो 4 प्लस 1 कितना हो गया 5, तो अंडर रूट 5, अंडर रूट 5 आएगा ना ये, यस सर। ये अंडर रूट 5 आएगा, तो v का वैल्यू आ गया अंडर रूट 5, t इज इक्वल टू 1 पे, a डॉट v निकालना है, तो एक काम करो, यहाँ पे भी मैं t का वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो ये v का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2i कैप, और ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर दैट इज 1 j कैप, और a में भी 1 पुट कर देता हूँ, जहां जहां t दे रखा है, यहाँ t दे रखा है तो यहाँ पे 1 पुट कर दो, तो 2i कैप प्लस 2j कैप हो जाएगा, तो a का वैल्यू आ जाएगा 2i कैप प्लस 2j कैप। अभी a डॉट v कितना आएगा, इस 2 का इस 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 प्लस इस 2 का इस 1 से मल्टीप्लीकेशन होगा 1, ये समझ में आता है? अरे डॉट प्रोडक्ट आवड़े छे कि नहीं आवड़तो भूली गया? यस सर, यस सर। सॉरी 2 प्लस 2 इंटू 1 इज 2, सॉरी, तो आ जाएगा 6 a डॉट v। देखो a डॉट v में क्या होता है, i का खाली i के साथ मल्टीप्लीकेशन हो सकता है, i का साथ j के साथ मल्टीप्लाई करने जाओगे ना, देखो क्योंकि i डॉट i 1 होता है, क्योंकि 1 इंटू 1 cos 0, तो ये होता है 1, और i डॉट j करने जाओगे आप तो क्या होगा 1 इंटू 1 cos 90, क्योंकि i और j में एंगल 90 होता है, क्योंकि i इस तरफ होता है और j इस तरफ होता है, और cos 90 हो जाता है 0, इसलिए i का प्रोडक्ट जब भी j के साथ होने वाला हो तो 0 दे देगा, तो इसलिए मैं इस i को जब इस i के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो i तो 1 हो जाएगा, और 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो 4 बच गया, चलिए ठीक है। लेकिन मैं जब इस 2i कैप का इस 1j के साथ मल्टीप्लाई करने जाऊंगा तो 2 इंटू 1 तो 2 होगा, लेकिन i इंटू j 0 हो जाएगा। बोलो क्लियर है? यस सर। तो फिर वो 0 आंसर आ जाएगा, तो प्लस 0 हो जाएगा। अभी इस 2 का इस 2 के साथ करूंगा तो 4 होगा, लेकिन j डॉट i 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। अभी 2 का j के साथ 2 का 1 के साथ करूंगा तो 1 2 हो जाएगा, लेकिन j का j के साथ भी 1 होगा, तो फिर 2 सॉरी ये कितना हुआ 2 इंटू 2 4, ये गलत कर दिया मैंने, 2 इंटू 2 4 होगा, और फिर इस 2 का इसके साथ करेंगे तो 0 आएगा, फिर इस 2 का इस 2 के साथ करेंगे तो फिर 0 आएगा, इस 2 का 1 के साथ करेंगे तो 2 आएगा, तो टोटल मिला के बचेगा 6, 4 प्लस 2 6, तो कितना बचा आंसर क्या आया, ऊपर वाला आया 6 और नीचे वाला आया √5, तो 6 √5। ये क्लियर है क्या? यस सर। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन है पार्टिकल इज अटैच्ड टू वन ऑफ इट्स एंड, अभी क्या टाइम हुआ, खैर अभी टाइम होने वाला। अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 बताओ, 9 में क्या आंसर आएगा? क्वेश्चन नंबर 9 में क्या आंसर आएगा? 8 तो बड़ा लंबा पड़ेगा, अभी लंबा तो नहीं, वो भी सिंपल है, पर
ऑप्शन बी सर। B, B, देखो B. ऐसा है, एक ही टाइम पे जैसे पहला दे रखा है, तो अगर एक टाइम ले लो, मान लो 1 सेकेंड, 1 सेकेंड पे यहाँ भी वेलोसिटी है, v1 वेलोसिटी भी है, 1 सेकेंड पे v2 वेलोसिटी भी है, 1 सेकेंड पे यहाँ पे v3 वेलोसिटी भी है, तो एक पार्टिकल की एक समय पे एक ही वेलोसिटी होगी, एक से ज्यादा कैसे हो सकती है? तो इसका मतलब ये तो गलत कर्व है। तो उसी तरह से सी की बात करो तो सी में भी ऐसा ही कुछ लफड़ा है। ये ए ऑप्शन की बात कर रहा हूँ और ये मैं सी ऑप्शन की बात कर रहा हूँ। सी ऑप्शन की इफ यू टॉक अबाउट सी ऑप्शन, तो आप ये देखोगे यहाँ पे कोई देखोगे यहाँ पे कोई टाइम ले लोगे तो एक तो यहाँ वेलोसिटी आ जाएगी और एक वेलोसिटी यहाँ कहीं आ जाएगी ऐसे। तो आपको दिखाई देगा कि एक वेलोसिटी यहाँ पे है v1 और दूसरी वेलोसिटी यहाँ पे है v2, तो एक समय पे एक से ज्यादा वेलोसिटी हो नहीं सकती किसी पार्टी, इसका मतलब ये ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है। और एक डी कर्व दे रखा है, डी में ऐसा दे रखा है, तो मान लो ये कोई टाइम है, इस टाइम पे यहाँ भी वेलोसिटी है और यहाँ भी वेलोसिटी है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, तो ये भी गलत है। तो खाली कौन सा बचा? बी। बी में देखो आप, हर पॉइंट पे अलग अलग वेलोसिटी आएगी, यहाँ अलग आएगी, यहाँ पे भी अलग आएगी, हर टाइम पे अलग अलग वेलोसिटी, मतलब दो पॉसिबल, दो नहीं आ रही है, तो इसका मतलब ये करेक्ट कर्व है। तो जो बी है, द बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो द बी इज करेक्ट ऑप्शन, ये पॉसिबल है, बाकी ये तीन कर्व पॉसिबल नहीं है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8, खैर अभी टाइम होने वाला है थोड़ी देर में और हमारी मीटिंग भी है थोड़ी 11 बजे। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? A particle is attached to one of its string whose other end is fixed. 8th क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। मैं आपके ऐसे ही टेस्ट लेता रहूंगा, आप ठीक है, पढ़ना तो आप कर ही रहे हो, तो मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है, या मैं थोड़ा बहुत पढ़ा भी दूंगा, पर ऐसे ही टेस्ट लेने से क्या होगा, आपका थोड़ा दिमाग खुलेगा कि क्या करना चाहिए टेस्ट में। The particle is attached to one of its string whose other end is fixed at O. The particle is released from rest when the string is horizontal. देखो horizontal से इसको रिलीज करते हैं। The angle made by the string is vertical when the net acceleration of the particle is horizontal. देखो बहुत अच्छा सवाल, ये सवाल भी कंसेप्चुअल है, एक्सेलरेशन के बारे में थोड़ा सा और आपका दिमाग खुलेगा। ऐसे है कि पार्टिकल एंगल कितना बनाएगा, देखो पार्टिकल के पास कौन कौन सा एक्सेलरेशन हो, एक तो टेंजेंशियल होगा Tangential. और एक होगा रेडियल, होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. एक होगा रेडियल। क्वेश्चन कहता है कि ये एंगल कितना बनेगा जब नेट एक्सेलरेशन ऐसे हॉरिजॉन्टल आएगा, हॉरिजॉन्टल ऐसे, मतलब इस ऐसे आ जाएगा। तो ये एंगल अगर थीटा है, नेट एक्सेलरेशन उसका हॉरिजॉन्टल है, ये 90 है, इसका मतलब तो ये एंगल कितना हुआ? 90 माइनस थीटा, हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. ये एंगल हुआ 90 माइनस थीटा, और अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा हुआ तो ये एंगल थीटा हो गया, ठीक है। तो क्योंकि ये आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए। अच्छा, तो हमें ये समझ में आया कि ये रेडियल एक्सेलरेशन, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और ये ए और ये एंगल है थीटा। ओके, ठीक है, ये लंबाई एल दे रखी है, चलिए ये लंबाई एल है और दिस लेंथ इज एल इज गिवन। अच्छा, तो अभी बताओ कैसे करें, थीटा कैसे निकालोगे? देखो अगर यहाँ पे बहुत आसानी से सवाल है, नेट एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल, तो आप एक काम करोगे, देखो यहां पर भी थोड़ा वेक्टर को अगर आप समझते हो ना तो आराम से सवाल हो जाएगा। देखो ये एंगल 90 माइनस थीटा, ये एंगल फिर से कितना हो गया वर्टिकल से, देखो ये थीटा है ना, ये वर्टिकल से ये एंगल थीटा है, ये थीटा है, तो अगर मैं यहाँ एक और वर्टिकल ड्रॉ कर दूं तो ये एंगल कितना होगा, ये वाला थीटा। Theta. थीटा होगा ना, जेड बन रहा है जेड, तो ये एंगल भी थीटा Yes, होगा, sir. ये थीटा होगा। अब एक काम करो, एटी के दो कंपोनेंट करो, एटी के दो कंपोनेंट करो, मैं एटी के दो कंपोनेंट कर रहा हूँ, देखो मैं कंपोनेंट के कंपोनेंट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है नेट इस तरफ है। तो अगर मैं एटी के दो कंपोनेंट करूंगा, देखो मुझे दिमाग में ये तरीका आया कि एटी के मैं दो कंपोनेंट करूंगा तो इधर आएगा एक cos थीटा। देखो आप कहोगे कि सर ये क्या एटी के कंपोनेंट कर रहे हो, नीचे थोड़ा की तरफ आएगा। नहीं, एक एटी का ये कंपोनेंट तो एटी cos थीटा आएगा ना इस तरफ, तो हॉरिजॉन्टल के साथ। देखो एटी इस तरफ है,
मैं AT के दो कंपोनेंट करता हूं। देखो एक्चुअली ये बात क्लियर है आपको, AR और AT मिलकर के A बना रहे हैं, AR Yes, sir. और AT मिलकर के A बना रहे हैं, ये बात क्लियर है? Yes, sir. मिलकर के A बना रहे हैं, ये बात क्लियर होनी चाहिए। चलिए, मतलब ये AR और AT जो हैं बेसिकली वो A के दो कंपोनेंट है। नेट A है, उसके दो कंपोनेंट है, एक रेडियल है और दूसरा टेंजेंशियल है, ऐसा है। अच्छा, लेकिन मैं क्या करता हूं, AT के दो कंपोनेंट करता हूं। लेट्स सी, AT के दो कंपोनेंट कर रहा हूं मैं, A के नहीं कर रहा हूं, AT के कर रहा हूं। AT का एक कंपोनेंट आएगा इस तरफ, AT cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट आएगा यहां पे आएगा AT sin थीटा। ऐसा मैं पहले भी बता चुका हूं एक जगह, जब हम एक आध प्लेन वेन वाला क्वेश्चन किया था मोशन इन 1D में, तब बताया था। और ये है AR, AR के भी दो कंपोनेंट कर देता हूं, ये थीटा है, ये AR है, तो एक कंपोनेंट में कर देता हूं ऊपर की तरफ और दूसरा कंपोनेंट कर लेता हूं यहाँ। सॉरी, मैंने क्या किया, एक कंपोनेंट ये किया तो दूसरा कंपोनेंट तो नीचे आना चाहिए ना, ऐसे ये गलत कर दिया, हॉरिजॉन्टल किया, दूसरा वर्टिकल यहाँ आना चाहिए ऐसे, AT sin थीटा। बोलो ये क्लियर है? AT के दो Yes, कंपोनेंट किया था sir. मैंने, एक AT cos थीटा किया तो एक आएगा AT sin थीटा। अब AR के दो कंपोनेंट कर रहा हूं मैं, सी हियर, AR के दो कंपोनेंट क्या आएंगे, ये कंपोनेंट आएगा AR cos थीटा, और एक कंपोनेंट इस AR का इस तरफ आएगा AR sin थीटा। अच्छा, अगर तो टोटल कितने कंपोनेंट हुए, चार हुए कि नहीं हुए? Yes, sir. AT के दो कंपोनेंट, एक ये, AR के दो कंपोनेंट, एक ये, और ये चारों कंपोनेंट मिलकर के A बना रहे हैं, ऐसा हम कह सकते हैं क्या? बेसिकली AR और AT मिलकर के A बना रहे हैं, पर मैंने AT के भी दो कंपोनेंट कर दिए, AR के भी दो कंपोनेंट कर दिए। अब मैं कहता हूं कि चारों मिलकर के अगर A बना रहे हैं तो उसमें से दो कंपोनेंट और नेट हॉरिजॉन्टल, नेट इस तरफ है, इसका मतलब ये है कि खाली ये दो कंपोनेंट मिलकर के ही A बना रहे हैं, ये और ये कंपोनेंट आपस में एक दूसरे को काट देंगे। बोलो बात क्लियर? Yes, sir. अगर नेट हॉरिजॉन्टल है, इसका मतलब AT का ये कंपोनेंट और AR का ये कंपोनेंट, ये दो कंपोनेंट मिलकर के ही A बना रहे हैं, क्योंकि A तो नेट तो इस तरफ है, और ये दो कंपोनेंट क्या करेंगे फिर, ये दोनों बराबर होंगे, इक्वल होंगे और एक दूसरे को काट पीट देंगे, तो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहां से ये समझ में आया कि AR cos थीटा शुड बी इज इक्वल टू AT sin थीटा। तो यहां से cos थीटा को नीचे ले जाता हूं, या sin थीटा से डिवाइड कर देता हूं दोनों तरफ, जैसे भी करना, cos थीटा को नीचे ले जाओ तो कितना हो जाएगा, AR इज इक्वल टू AT tan थीटा। तो tan थीटा का वैल्यू वो तो डायरेक्ट भी निकल जाता है, खैर कि यहाँ से tan थीटा निकल जाता, आप क्या देते सर AR, पर मैंने आपको बता दिया ये सब हो जाएगा, तो ये आ जाएगा AR by AT। ये क्लियर है क्या? Yes, sir. चलिए, तो यहां से ये बात हुई क्लियर। अभी क्या दे रखा है, द एंगल मेड बाय, तो tan थीटा निकालना है, तो tan थीटा कैसे निकालोगे, tan थीटा होगा Slope लेके. स्लोप लेके, AR by AT इज tan थीटा, हॉरिजॉन्टल है। अगर ये हॉरिजॉन्टल है और ये थीटा है, तो मेरे हिसाब से ये कैसे करोगे आगे, ये L है या 1 है? क्या कोई प्रूव कर सकता है थीटा 45 डिग्री होगा? एक काम और भी कर सकते हैं, हाँ एक काम और कर सकते हैं, यहाँ एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, तो थोड़ा सा हमको ये हॉरिजॉन्टल से छोड़ा है ना इसको, तो यहाँ U0 है, हाँ ये भी हो सकता है काम। चलिए,
या अभी टाइम हो गया, इसको कल करते हैं, 11 बजे हमारी मीटिंग है। एक 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 छोटा सा कंसेप्ट इसमें ये भी लगा सकते हो आप कि यहाँ से देखो, ये एक चीज तो ये समझ में आई कि ये लगा दिया, अब आगे यहाँ से कुछ आंसर निकल नहीं रहा, थीटा का वैल्यू निकालना है, ए आर और एटी अभी भी अननोन है, तो अभी इसको सॉल्व करना थोड़ा सा टेढ़ा होगा, तो इसको एक आध इक्वेशन और बनानी पड़ेगी। अब कैसे बनाओगे आप तो तब तक दिमाग लगाइए अपना, और मैं अभी जाकर के मेरी मीटिंग अटेंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मैं एंड कर रहा हूँ ये क्लास। हम कल अगली नेक्स्ट क्लास में फिर से देखेंगे 8 क्वेश्चन। शुड आई एंड दिस क्लास? सर आज आप ये रिकॉर्डिंग सेंड करोगे? हाँ सर। ओके ओके, मैं सेंड कर दूंगा।